हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इससे पहले वीडियो में हमने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा सेक्शन 3 पढ़ा, जो सेक्शन 4 पढ़ा हमने, सेक्शन 5 पढ़ा, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ अब बात करेंगे हम सेक्शन 9 की। जो सेक्शन 9 जो है पहला सेक्शन 9 कोर्ट बोला है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस पेड। जितने भी कोर्ट है वो ट्राई करेंगे, हर एक एंटरटेन करेंगे, इट मींस सिविल सूट को, जब तक उन्हें बार ना करा गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि सिविल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 50,000 रुपीज से सब्जेक्ट मैटर को एंटरटेन नहीं करता केस। इसका मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 मना कर दिया गया है कि पिक्यूनरी जुडिक्शन से अकॉर्डिंग कि सिविल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 50,000 रुपीज से सब्जेक्ट मैटर एंटरटेन नहीं करते केस। इसका मतलब बात करा गया। तो यही बताया गया कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल को, और उससे नीचे हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंटरटेन करेगा सूट से सिविल सूट को जब तक उसे बार ना करा गया। बेड मतलब द कोर्ट सेल सब्जेक्ट प्रोविजन हियरिन कंटेन हैव जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट। उसके पास जुरिडिक्शन है टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड बाय। बताया गया है कि जब तक उसे मना ना करा गया हो किसी भी कोर्ट को कि वो एंटरटेन नहीं कर सकता केस सिविल नेचर का, सो वो सारे केस ट्राई कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ना अब बात करूंगा मैं सेक्शन 10 की, जिससे बोला गया है स्टे ऑफ सूट और सब जुडिस। अब इसमें यह बताया गया है कि मान लिया जाए कि अगर एक कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है, यहाँ दूसरे कोर्ट में भी वही सेम सूट, सेम टाइटल ऑफ सूट दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे पर्सन द्वारा उस सूट को दूसरे कोर्ट में फाइल करा गया, वहां पर भी पेंडिंग है, तो वहां एक सूट को एंटरटेन नहीं करा जाएगा, केवल एक ही सूट को एंटरटेन करा जाएगा। ना पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको केस लो दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नाउ क्या लिखा है, नो कोर्ट सेल प्रोसीड, कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously installed। ट्रायल नहीं करेगा कोई भी सूट या फिर मैटर ऑफ इन इशू जो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली उसे इंस्टीट्यूट कर दिया गया है बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और देम क्लेम लिटिगेशन अंडर द सेम टाइटल, जो उन्होंने सेम टाइटल के अंदर क्लेम लिटिगेशन करा गया। वेयर सच suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant their relief claim or any court beyond the limit of established or continue by central government and have jurisdiction or before the Supreme Court। Now मैं एक केस लो लेता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। केस लो क्या है? केस लो है मिसेस विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस मिसेस स्वैन फार्मास्यूटिकल। अब इसमें क्या है, जो मिसेस विंग्स थे, ठीक है, वर्सेस मिसिंग मिसेस स्वैन। अब इन दोनों के बीच लिटिगेशन क्या हुआ कि a suit was instituted मिस्टर मान लिया जाए कि मिस्टर विंग्स है, जो मिसेस विंग्स है फार्मास्यूटिकल, उन्होंने फाइल करा अगेंस्ट मिसेस स्वैन के अगेंस्ट कि वो हमारे कॉटन के डिजाइन और जो हमने ट्रेड नेम ले रखा है किसका, अपने दवाइयों का, मेडिसिन का और सेलिंग करने का जो कॉटन है, उनको जो उल्लंघन कर रहे हैं मिसेस स्वैन। एक कोर्ट में मिसेस विंग्स ने फाइल करा लिटिगेशन, उधर ही मिसेस स्वैन ने क्या करा कि उन्होंने भी इसी सेम टाइटल, उन्होंने भी दूसरे कोर्ट में जाके यही बोला कि मिसेस विंग्स जो है हमारे कॉटन का डिजाइन, हमारे ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, ठीक है,
सो उन्होंने भी सेम टाइटल का सेम टाइटल का लिटिगेशन फाइल करा। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो दोनों हैं, ये जो दोनों लोग हैं, सेम टाइटल सेम इशू जो फाइल कर रहे हैं, इनमें से एक जो है एक का नहीं माना जाएगा। अब मान लिया जाए कि सबसे पहले जो पहले कर रहा है उसी का माना जाएगा। तो जो अगर मिसेस विंग्स फाइल कर रही है तो मिसेस स्वेंस का नहीं माना जाएगा, मिसेस विंग्स का ही फाइल करा जाएगा, इनका नहीं करा जाएगा। सो ये क्या हो गया, स्टे ऑफ सूट, मतलब एक ही सूट को माना जाएगा। अगर दोनों लिटिगेशन सेम होते, सेम टाइटल होते, सेम इशू होते तो दोनों में से एक को नहीं माना जाएगा और एक को एंटरटेन करा जाएगा, दूसरे को एंटरटेन नहीं करा जाएगा। ये होता है स्टे ऑफ सूट, जिसे हम रेस ऑफ जुडिस भी बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। द पेंडेंसी ऑफ सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग टू सूट बाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर किसी फॉरेन कोर्ट में, सिंपल सी बात है, फॉरेन कोर्ट मतलब बाहर के कोर्ट है, तो वहां अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर सूट करा गया है, वो इंडिया में लाके करा जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां चला जा सकता है। मगर इंडिया में ही दो सेम सूट सेम टाइटल के फाइल कर जा रहे हैं तो उनमें से एक नहीं माना जाएगा, एक को हम एंटरटेन करेंगे। नाउ बात करते हैं रीस जुडिक्टा। अब सेक्शन 11 क्या बोलता है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टी। किसके, बिटवीन द सूट बिटवीन द सेम party or between the party under whom they or any of them claim litigation under the same title in a court complaint to try to such subsequent or suit in which suit such issue has been subsequently raised and has been here and finally decided by the court। अब इसमें ये बताया गया res judicta according to section 11 of code of civil procedure 1908 ये बोलता है कि अगर मान लिया जाए कि किसी कोर्ट में फार्मास्यूटिकल की बात कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि मिसेस स्विंग्स ने हमने फाइल करी थी, उन्होंने केस अगेंस्ट द मिसेस स्वेंग्स के। अब इन्होंने यही करा था कि हमारे जो ट्रेडमार्क है वो मिसेस स्वेंग उल्लंघन करी, कॉन्ट्रोवर्सी कर रही है, डिजाइन कॉटन का यूज कर रही है, ठीक है। तो इन्होंने फाइल कर दिया था और यहाँ पर केस भी जो है केस है वो आगे उसका जजमेंट आ चुका था, डिसाइड हो चुका था फेवर ऑफ मिसेस विंग्स। अब क्या होता है कि मिसेस स्वेन जाके क्या बोलती हैं, फिर वही सेम टाइटल वो भी यही बोलती है कि ट्रेडमार्क हमारा यूज हुआ है, कॉटन यूज हुआ है, फाइल करा गया है, तो वो ट्राई नहीं करा जाएगा उनके मिसेस स्वेन के फेवर में, या फिर उनका एंटरटेन केस नहीं करा जाएगा अकॉर्डिंग टू री जुडिक्टा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नाउ समझा गया री जुडिक्टा। इसका मतलब सिंपल में यही बोला गया है कि अगर कोई भी केस डिसाइड हो गया है किसी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो उस जो टाइटल जो जिसके फेवर में आया तो उसके टाइटल जो सेम इशू नहीं दोबारा उसके उसी कोर्ट में किसी और पर्सन के द्वारा पार्टी के द्वारा नहीं लिया जाएगा जिसके पार्टी के बीच में वो केस रेज हुआ था ना। बार टू फर्दर सूट according to section 12 where a plaintiff is precluded by a rule from instituting a further suit in the respect of any particular cause। क्या हुआ, प्रिक्लूड, इसका मतलब क्या होता है, मना, उसे मना कर दिया गया है बाय द रूल्स ऑफ एक्शन, ही शैल नॉट एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच कोज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच सच दिस कोड अप्लाई। अगर किसी भी पर्सन को मना कर दिया, प्लेंटिफ को मना कर दिया कि आप अकॉर्डिंग टू रूल इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते कोई फर्दर सूट, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है, और उसके आगे उसके केस को एंटरटेन नहीं करा जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। नाउ अब बात करता हूं मैं सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। कब माना जाएगा कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है। पहला, a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby जिसके द्वारा directly and adjudicated upon between the same party or between the under whom they are them claiming litigation under same title except। अगर कब एक तरफ से बोल दिया है कि फॉरेन जजमेंट जो उसे कंक्लूसिव मान लिया जाएगा अगर उसमें सबसे अच्छे तरीके से डिसाइड हो गया हो, एडजुडिकेटिंग और जजमेंट अगर सही तरीके से आ गया हो तो उसे मान लिया जाएगा कि वो सही है, कंक्लूसिव। अब कब नहीं माना जाएगा उसकी बात करते हैं। where it has not pronounced by the court of competent jurisdiction, जिस कोर्ट के पास कंपिटेंट अधिकार है जुडिक्शन की, वो कोर्ट, जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि
अधिकार नहीं हो सकता कि वो बेयर्ड है कोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये आप सूट एंटरटेन नहीं कर सकते, तब भी उसने एंटरटेन करा, तो इसका मतलब वो कंक्लूजन नहीं है। नाउ दूसरा, वेयर इट हैज नॉट गिवन ऑन मेरिट ऑफ केस, अगर वो मेरिट ही नहीं दे रहा केस का, तो सिंपल सी बात है वो भी कंक्लूजन नहीं है। वेयर इट अपीयर ऑन द फेस ऑफ प्रोसीडिंग टू बी फाउंड आउट इनकरेक्ट व्यू, अगर कोई भी हमने जो फॉरेन जजमेंट जो दिया गया है वो इनकरेक्ट व्यू है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज लॉ के अकॉर्डिंग इन इंडिया, तो वो भी एक कंक्लूसिव जजमेंट नहीं कहलाएगा। प्रोसीडिंग इन विच जजमेंट वाज ऑब्टेन आर अपोज टू नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक जैसे अगर बाय से, ठीक है, दोनों तरफ की पार्टी को नहीं सुना गया, एक पार्टी को सुन के ही केस डिसाइड कर दिया, वारंट समन्स इशू नहीं करा गया, ये सारे नेचुरल जस्टिस के एक पार्ट होते। तो वो अगर नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो नहीं करा गया, तब भी हम कहेंगे कि जजमेंट जो है, फॉरेन जजमेंट है, वो कंक्लूसिव नहीं है। नाउ अगर फ्रॉड पाया गया हो वो जजमेंट, तब भी वो कंक्लूसिव नहीं है। ना will it sustain a claim founded on breach of any law in foreign फोर्स इन इंडिया, अगर कोई भी लॉ ऑफ इंडिया का वो ब्रीच कर रहा है, ठीक है, तब भी हम कहा जाएगा कि फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं है। नाउ तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे वीडियो भी हम बनाएंगे देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। Experience Sound Monster Bluetooth mode. Bed County is now connected.